हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिव नारायण वाजपेयी। आप लोग देख रहे हैं कंसेप्ट एम्पलीफाई। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्यकालीन कला पर। तो मौर्यकालीन कला पर अगर बात करें तो क्या होता है, ये जो हड़प्पा सभ्यता से और मौर्य काल के बीच में जो 1500 से 2000 वर्षों का जो समय होता है, इसके बीच क्या होता है, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है, ऐसा भौतिक साक्ष्य नहीं मिलता है जिससे बीच में कला के बारे में, वास्तुकला के बारे में जानकारी मिल सके। हड़प्पा सभ्यता में जैसे आपका मृण मूर्तियाँ मिली, पशुपतिनाथ की मूर्ति और उसमें स्त्री की मूर्ति इत्यादि, मतलब उसमें कला का एक जो प्रचलन का सबूत या साक्ष्य के तौर पर उसको देखा जा सकता है। लेकिन इसके बीच में मौर्य काल से पहले और हड़प्पा सभ्यता के बाद में, राइट, इसके बीच में ऐसा कोई साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य नहीं मिल पाया है जिससे ये पता लगाया जा सके कि उस समय कला का प्रचलन था। हालांकि कुछ महाकाव्य थे और बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि हाथी दांत और मिट्टी शिल्प और धातु कला ये सब प्रचलन में था, पर इसका कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिल पाया। तो अगर हम लोग कला की शुरुआत की बात करें, जो भौतिक साक्ष्य, जो क्रमबद्ध इतिहास जिसका मिलता है हमें, तो उसकी अगर शुरुआत की बात करें तो मौर्य काल से क्या, कला का एक कलात्मक गतिविधियों का जो इतिहास है वो मौर्य काल से स्टार्ट होता है, जिसका क्रमबद्ध जो है हमें लिखित साक्ष्य भी मिल जाता है। तो अगर हम लोग मौर्य काल की बात करें, कला कौन कौन से रूपों में थी, तो मौर्य काल में सबसे पहली चीज की, जो मौर्य काल था उसमें दो रूपों में कला, दो विभिन्न मार्गों में जो है, दो विभिन्न स्वरूप में कला का प्रचलन था। जैसे का था राज्य संरक्षण, एक कला थी जो उसको राज्य संरक्षण प्राप्त था, एक कला थी जिसको राज्य संरक्षण नहीं प्राप्त था, मतलब लोगों द्वारा खुद से विकसित किया गया था, मतलब धीरे धीरे उसका एक ग्रेजुअली वो कलाएं विकसित हो गई थी, जिनको लोक कलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक कला। एक हो गई राज्य संरक्षण से प्राप्त, से प्रेरित कला, एक हो गई लोक कला। तो दो चीज ध्यान रखना कि मौर्य काल में क्या, दो विभिन्न स्वरूपों में कला को देखा जा सकता है, एक लोक कला के रूप में, एक राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त कला के रूप में। अगर राज्य, तो जैसे राज्य संरक्षण प्राप्त कला मतलब ऐसी कलाएं, जैसे आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत उनका महल उनके अंतर्गत आता था। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो अशोक ने विभिन्न स्तंभ लेख, शिलालेख जारी किए, इसमें जो उनकी कला देखी गई। और क्या, जैसे दशरथ के द्वारा, मौर्य काल के जो आपके दशरथ के, मतलब अशोक के जो उत्तराधिकारी होते हैं दशरथ, उनके द्वारा केव्स इंस्क्रिप्शन, मतलब केव में जो कलाकारी की गई है, अशोक के द्वारा भी केव में कलाकारी की गई है। उसके अलावा क्या है, लोक कला में क्या क्या चीज आएगा, लोक कला में जैसे आपका आएगा कि वहां जो प्रचलन में था, जैसे उस समय क्या था, एक यक्ष की मूर्ति प्रचलन में थी, यक्ष, तो उसी का लोक कला के रूप में यक्ष यक्ष की प्रतिमाएं देखी गई हैं। हालांकि वो भग्न अवस्था में, पूर्ण अवस्था में नहीं पाई हैं, लेकिन जैसे आपका दीदारगंज से, बेशनगर से, यहाँ से क्या यक्ष की प्रतिमाएं मिली हैं। आइए बात करते हैं हम लोग राज्य संरक्षण में जो कला थी, प्रेरित कला, उसमें कैसे, मतलब विशेषता, क्या क्या विशेषता थी। सबसे पहली चीज आती है राज्य संरक्षण के अंतर्गत कि उनका क्या, महल। महल के विषय में जानकारी मिलती है कि जो महल था उनका, वो फर्श और छत उनकी क्या थी, आपकी लकड़ी से बनी थी, लेकिन कहीं कहीं स्तंभ के रूप में, मतलब जो छत और फर्श के रूप में स्तंभ थे, बीच में स्तंभ थे, उनको शिला, मतलब पत्थरों से भी बना हुआ माना गया है। जैसे आपका उनका जो राजभवन था, जिसमें वो दरबार, मतलब जहाँ पे वो मीटिंग वगैरह करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वगैरह, वहाँ के जो मतलब जब बिहार में खुदाई की गई, तो वहाँ के कुम्भरहार गांव से पता चलता है कि वहाँ का जो राजभवन है, वहाँ पे छत और फर्श तो लकड़ी के थे, लेकिन उसमें जो स्तंभ थे वो क्या, पत्थर से बने थे। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि मौर्य काल में जो राजमहल बने होते थे, मौर्य प्रसाद बने होते थे, वो किसके बने होते थे? तो आंसर आएगा इसका लकड़ी के ही। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सबसे पहला चीज आता है महल। महल क्या, एक तो सबसे पहला लकड़ी से बने थे, दूसरा पॉइंट मिलता है
कि इसके महल के बारे में कि एरियन एक यूनानी लेखक है। एरियन कौन है? एरियन। इन्होंने इनके महल के बारे में बताया है कि जो इनका चंद्रगुप्त महल या मौर्य साम्राज्य का महल है, उसकी शानो शौकत को देखकर, एक आपका शूशा मतलब मेसोपोटामिया का एक महल है, उसको देखने के बाद मेसोपोटामिया जो भव्य महल है उसकी भी जो कलाकारी वो फीकी पड़ जाती है। उन्होंने ऐसा कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के महल को देखने के बाद दुनिया के सारे महल फीके पड़ जाते हैं इसके आगे। एरिया ने कहा था, मतलब उसको सर्व सुंदर मतलब सर्व सुंदर बताया। दुनिया के सारे महल इसके आगे नतमस्तक है, नतमस्तक है, ऐसा बोले थे। हालांकि वो ऐसा बोल मतलब ये वर्डिंग चेंज है, वो ऐसा बोले थे कि जो मेसोपोटामिया और एक बितना के महल हैं उनसे भी कहीं ज्यादा सुंदर क्या है, मौर्य साम्राज्य का महल है। अब दूसरी चीज आती है कि मेगास्थनीज ने तो उनके महल का वर्णन किया था। अब दूसरी चीज आती है कि पाटलिपुत्र जो उनकी राजधानी थी उसके बारे में। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि पाटलिपुत्र या नगरीय प्रशासन का वर्णन किसने किया था। उनके अगर नगरीय प्रशासन के वर्णन की बात करें तो पाटलिपुत्र का जो नगरीय प्रशासन का वर्णन किए थे वो यूनानी जो सैलुकस का जो राजदूत था मेगास्थनीज, उसने पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन किया और पाटलिपुत्र राजधानी का भी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र जो है चारों तरफ से लकड़ी की दीवार से घिरा है। क्या है? चारों तरफ से लकड़ी की दीवार से घिरा है। अच्छा, खुदाई से पता भी लगता है कि लगभग 12 फुट की दीवार थी। कुम्हरार गांव की खुदाई से पता लगता है कि यहाँ जो पाटलिपुत्र नगर के चारों ओर थी दीवार थी, वो लगभग 12 फुट ऊंची थी। राइट। अब दूसरा आता है कि और क्या बोला इन्होंने बताया कि जो लकड़ी की दीवार है इसके चारों तरफ क्या था, 60 फुट गहरी खाई थी। किसने बताया? मेगास्थनीज ने बताया कि पाटलिपुत्र के चारों तरफ एक तो लकड़ी की दीवार थी, प्लस 60 फुट गहरी खाई और 600 फुट चौड़ी थी। चौड़ी। मेगास्थनीज क्या बताया? पाटलिपुत्र एक दीवार, लकड़ी की दीवार से पूरा घिरा था और उसमें क्या था, 60 फुट गहरी खाई बनी थी और 600 फुट क्या वो चौड़ी थी खाई। ये सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है चीज। और ये हम लोग आगे देखते हैं, अशोक के स्तंभ की बात करते हैं लोग। अशोक के स्तंभ, इसमें कैसे कला को देखा जा सकता है। सबसे पहला आता है सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ की विशेषता क्या है? इसी को क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया। ये राष्ट्रीय प्रतीक भी है अपना, राष्ट्रीय प्रतीक। कब किया गया? 15 अगस्त 1947। कब किया गया है? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसका घोषित कब किया गया है? 15 अगस्त 1947 को। और क्या इसमें है कि इसमें जो है 4 सिंह का अंकन किया गया है, जो कि चारों क्या है, पीठ सटाए हुए खड़े हैं। राइट। उसके ऊपर क्या है, 4 सिंह बने इसमें, ठीक ना। उसके ऊपर क्या है, एक चक्र है जिसको धर्म चक्र बोला जाता है। धर्म चक्र बना है इसमें, जिसमें 24 तीली है। संभवतः माना जाता है कि 24 तीली उसमें बीच में खींची हुई हैं, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितना है, 24 तीली खींची हुई है धर्म चक्र में। इसको बौद्ध धर्म के अंतर्गत, जो बौद्ध धर्म का
प्रथम उपदेश हुआ था धर्म चक्र प्रवर्तन, उसका क्या माना जाता है, ये प्रतीक भी माना जाता है चक्र को। इस प्रतीक को क्या, कौन सा प्रतीक माना जाता है, बौद्ध धर्म के अंदर जो धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था प्रथम उपदेश सारनाथ में उनका, उसका प्रतीक क्या है, चक्र माना जाता है। और क्या खासियत है इसमें, और एक खासियत है कि इसमें जो है जहां पर ये 4 सिंह बने हैं उसके नीचे जो गोला चौकी बनी है उसमें क्या बना है, गज का अंकन है, सिंह का अंकन है, वृषभ का अंकन है, और क्या बना, अश्व का अंकन है। ये सब चीजों का अंकन किया गया है। अगर इसमें पॉलिश की बात करें तो इसमें चमकीली पॉलिश की गई है, चमकीली पॉलिश है। और सेकंड चीज आती है आपकी अब कि उनका जो है रामपुरवा का एक स्तंभ है, रामपुरवा मतलब चंपारण का, रामपुरवा चंपारण, चंपारण का जो रामपुरवा का बैल स्तंभ है। तो रामपुर इसमें क्या है, बैल स्तंभ का एक अंकन है, बैल का अंकन किया गया है इसमें। इस बैल के अंकन से पता लगता है कि जो ये इसमें पशु आकृति, जैसे आपका देखेंगे कि पहले जो सारनाथ स्तंभ में पशु आकृति मिली है, फिर आप देखेंगे कि रामपुरवा में बैल अंकन, इसमें क्या है, और आपका मयूर वगैरह भी मिलता है अंकन। हालांकि मयूर तो उनका राज चिन्ह था, पर जैसे बैल का अंकन हो गया, शेर का अंकन हो गया, गज का अंकन हो गया, अश्व का अंकन हो गया, तो ऐसे अलग अलग पशुओं का अंकन होना, ऐसी जो कला आप देखेंगे तो सिंधु सभ्यता में भी क्या थी, प्रचलित थी। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंधु सभ्यता से कहीं ना कहीं ये परंपरागत रूप से चली आ रही थी। राइट, बताऊं इसको क्यों बता रहा हूँ कि सिंधु सभ्यता से कनेक्ट है क्यों, ठीक है। तो ये सिंधु सभ्यता से क्या एक तरह से परंपरागत रूप से चली आ रही है, इससे पता लगता है। और क्या भी, और इनका एक सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप, ठीक। ये एक विश्व प्रसिद्ध क्या है, बौद्ध स्तूप है, विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप, प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप माना जाता है इसको, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप कौन सा है, तो आंसर आएगा सांची का स्तूप, राइट। और क्या है इसमें खास बात, खास बात यह है कि जो सांची का स्तूप है ये ईंटों का बना है, पक्की ईंटों का बना हुआ है, ठीक है। और क्या खास बात है कि इसकी चारों तरफ लकड़ी की वेदी लगी है, वेदी। पहले क्या था इसमें, अशोक ने जब इसको बनवाया था सांची का स्तूप को, तो उसके चारों क्या लकड़ी की वेदी लगवाई थी। लेकिन क्या होता है, ये शुंग काल में जो पुष्यमित्र शुंग होता है, पुष्यमित्र शुंग वंश का राजा था पुष्यमित्र शुंग, इसने क्या किया, जो लकड़ी की वेदी है इसके स्थान पर पाषाण वेदी लगवाई, एक तो ये कनेक्ट किया। और दूसरी चीज क्या है, इसी जो इनका सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप में ही जो सातवाहन शासक है सातकर्णी, उसका नाम उल्लेख भी मिलता है, उल्लेख है, मतलब उसने भी कुछ ना कुछ क्या करवाया होगा। क्योंकि क्या होता है, जो उसका जो सांची का स्तूप है, इसका जो मुख्य द्वार है या मुख्य स्तूप है, उसके दक्षिणी द्वार में सातकर्णी का नाम उल्लेख है। तो मतलब क्या हुआ कि सांची की स्तूप से क्या, शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी इसका मतलब पाषाण वेदी बनवाई थी, और संभवतः सातकर्णी प्रथम ने भी इसमें कुछ बनवाया होगा या फिर नाम उल्लेख है, राइट। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें और क्या खास बात है। इसमें अगर और खास बात करें
तो इसमें एक है साल भंजिका की मूर्ति, साल भंजिका की मूर्ति, राइट। साल भंजिका की मूर्ति कहां पे, क्वेश्चन आ सकता है, साल भंजिका की मूर्ति कौन से स्तंभ में है, तो सांची, सॉरी कौन से स्तूप में है, तो सांची के स्तूप में है। और क्या खास बात है, सांची के स्तूप में जो साल भंजिका की मूर्ति, उसके लिए ऐसा एक लोकोक्ति है, जनश्रुति है, ऐसा बोला जाता है अगर साल भंजिका की मूर्ति को किसी फूल पेड़ के सामने रख दिया जाए तो उसमें क्या फूल खिल जाते हैं। मतलब इतनी प्रभावशाली इसको माना जाता है, साल भंजिका की जो मूर्ति है इतना प्रभावशाली इसको माना जाता है कि जो पेड़ है वो उसमें फूल खिलने लगते हैं अगर उसके बगल में उसको रख दिया जाए, उसके सामने रख दिया जाए तो, राइट। और क्या है, और इसी को क्या है, विश्व की अद्वितीय मूर्ति भी माना जाता है। विश्व की अद्वितीय मूर्ति मतलब यूनिक मूर्ति, अद्वितीय मूर्ति, राइट। इसको क्या माना जाता है, विश्व की अद्वितीय मूर्ति। कुछ विद्वानों के द्वारा साल भंजिका की मूर्ति को क्या बोला गया है, विश्व की अद्वितीय मूर्ति है। और हम लोग अब बात करते हैं थोड़ा सा वास्तुकला में, राइट। वास्तुकला में बात करने से पहले हम लोग क्या बात करते हैं कि अशोक के जो स्तंभ थे उनकी विशेषताएं क्या थी, राइट। अशोक स्तंभ की विशेषता, यहीं पे हम लोग बात कर लेंगे कि जो अशोक के स्तंभ थे वो ईरानी कला यूनानी कला से प्रभावित थे पर उनके कॉपी नहीं थे, राइट। ये भी जान लेंगे हम लोग ना। तो यहाँ पे हम लोग अशोक स्तंभ डालेंगे, यहाँ पे ईरानी कला डालेंगे, इसको अभी निकालते हैं, ईरानी कला, ठीक ना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अशोक के स्तंभ की, जो उनसे ईरानी कला से अलग कैसे थे, आएगा कि जो अशोक के स्तंभ थे वो एकाश्मक थे, एकाश्मक, राइट। क्या है कि जो अशोक के स्तंभ थे एकाश्मक थे, मतलब एक ही पत्थर के थे, एक ही पत्थर के बने थे, पत्थर के बने थे। मतलब ये हुआ कि एक ही पत्थर को काट कर उसी में कारीगरी की गई थी, ना कि अलग अलग पत्थरों को जोड़ कर की गई थी, राइट। पर यहीं पर ईरानी कला की बात करें तो यहाँ पे एकाश्मक पत्थर, खंडित पत्थरों का यूज हुआ था, खंडित पत्थर लगाए थे, राइट। दूसरा पॉइंट आता है कि जो अशोक के स्तंभ थे इनमें और क्या, ये स्वतंत्र रूप से विकसित किए गए थे, राइट। स्वतंत्र रूप से विकसित मतलब क्या हुआ जाके, ये स्वतंत्र रूप से स्थापित किए गए, स्थापित, जैसे सार्वजनिक स्थान पर लगाया गया इनको, पवित्र स्थानों पर लगाया गया इनको, और क्या विशेष घटना स्थल, जैसे बुद्ध के स्थल जो बुद्ध से संबंधित थे वहां पे लगाए गए, विशेष घटना स्थल, राइट। जो अशोक के स्तंभ थे वो स्वतंत्र रूप से लगाए गए थे, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाना, मतलब किसी प्रकार का संदेश दिया जाना, पवित्र स्थानों पर लगाया जाना, और विशेष घटना स्थल जैसे बौद्ध के जो बौद्ध से संबंधित, बुद्ध से संबंधित जो स्थल थे वहां पे लगाए थे। वही बात हम लोग बात करें तो ईरानी अगर कला के अंतर्गत स्तंभों की बात करें तो ईरानी कला के अंतर्गत जो स्तंभ लगाए जाते थे तो विशाल भवन में, राजमहल में, राइट। कहाँ कहाँ विशाल भवनों में लगाए जाते थे, मतलब राजमहल शासकीय भवनों में केवल ईरानी जो स्तंभ थे वो लगाए जाते थे, राइट। और क्या है, थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे अब। थर्ड पॉइंट में है कि जो इनके स्तंभ थे वो भूमि पर गाड़े जाते थे, भूमि पर गाड़े जाते थे। वही पर अगर हम लोग बात करें कि ईरानी स्तंभ कहाँ लगाए जाते थे तो चौकी पर, चौकी पर गाड़े जाते थे, चौकी पर, मतलब ये
गड्ढा खोद के मिट्टी में ही गाड़ दिए जाते थे, पर इनका क्या है, चौकी में इनको रखा जाता था। और क्या है कि इनके जो डालना पड़ेगा, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको। और क्या विशेषता है इसमें, तो एक और विशेषता है कि जो अशोक के स्तंभ थे वो क्या थे, सपाट थे। सपाट मतलब चिकने बनाए गए थे, सपाट थे, ठीक ना। और क्या था कि नीचे से ऊपर जाने पर पतले होते थे, नीचे से ऊपर पतले थे। और क्या खासियत बात थी इसमें, और यहीं पर ईरानी जो थे वो सपाट नहीं, वो नाड़ीदार बने थे। क्या थे, नाड़ीदार। और क्या थे, ये बराबर होते थे, ऊपर नीचे बराबर मोटाई थे, बराबर। ये क्या थे, ईरानी जो स्तंभ थे वो बराबर मोटाई के थे, राइट। और हम लोग बात करें आगे अगर, तो जो ये अशोक के स्तंभ थे ना, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉलिश थी, राइट, जैसे चमकदार पॉलिश जैसे थी, वो ऐसा माना जाता है प्रचलन में, अपना जो भारतीय इतिहास के प्रचलन में, मतलब मौर्य काल से पहले भी क्या चमकदार पॉलिश की गई थी। पर कुछ विद्वानों का मानना है कि जो चमकदार पॉलिश ली गई है ये आपका ईरानी कला से प्रभावित है, राइट। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कि अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभ में क्या अंतर है, या अशोक के, क्या ऐसा भी क्वेश्चन आता था, क्या अशोक के स्तंभ ईरानी स्तंभ के कला प्रतिकृति थे या नहीं। तो उसमें आप ये वाला कोई आंसर डाल सकते हैं, राइट। अब हम लोग बात, और ये क्वेश्चन आ सकता है प्री में, आ सकता है कि अशोक के स्तंभ ऐसे करके दे देगा, अशोक के स्तंभ थे। सबसे पहला क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ नीचे जो ऊपर पतले होते थे। दूसरा दे देगा कि अशोक के स्तंभ में चमकदार पॉलिश थी, अशोक के स्तंभ सपाट थे, ऐसे करके कुछ भी दे सकता है। आप इसके लिए क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहें पहले से, राइट। और हम लोग अब बात करें तो जैसे अब वास्तुकला के अंतर्गत और क्या बात करेंगे, जैसे केव्स थी। तो केव्स जो है, जैसे आपका मौर्य काल में काफी ज्यादा केव्स बनाई गई थी, जैसे मौर्य अशोक के द्वारा बनाई गई थी, और जो अशोक के जो उत्तराधिकारी थे दशरथ, उनके द्वारा भी केव्स बनाई गई थी। अब जैसे वास्तुकला के अंतर्गत एक नई शैली का विकास हुआ था इस समय, जैसे क्या, गुफाओं को काट कर, सॉरी, चट्टानों को काट कर गुफाओं को क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। उसमें से क्या, सुदामा गुफा, कर्णचूपर गुफा, विश्व की झोपड़ी गुफा, जैसे अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, सुदामा गुफा, कर्णचूपर गुफा और विश्व की झोपड़ी गुफा। इस, और उसके अलावा अगर देखें हम लोग तो जो इसके उत्तराधिकारी होते हैं दशरथ ने भी क्या, नागार्जुनी की पहाड़ी पर क्या आजीवक संप्रदाय के निवास के लिए, आजीवक संप्रदाय के साधु संतों के निवास के लिए क्या गुफाएं बनवाई थी। और जैसे कुछ प्रमुख गुफाएं थी, जैसे, और जैसे कार्ले चैत्यग्रह, कुछ बौद्ध के लिए जैसे चैत्यग्रह, या साधु संतों के लिए निवास के लिए जो चैत्यग्रह वगैरह बनाए थे, जैसे आपका कार्ले चैत्यग्रह है, और क्या है, कन्हेरी चैत्यग्रह है। ये सब क्या है, अशोक के काल में ही निर्माण की गई थी। अब अगला पॉइंट आता है कि लोक कला, मतलब जिनको राज्य संरक्षण नहीं प्राप्त था। हम लोग बात किए थे कि दो प्रकार से इसमें कलाओं का विकास हुआ, एक तो राज्य संरक्षण के अंतर्गत, दूसरा लोक कला, मतलब जो राज्य संरक्षण नहीं प्राप्त, हालांकि राज्य द्वारा उनको प्रतिबद्ध भी नहीं किया गया या उनको रोका भी नहीं गया, लेकिन उनको संरक्षण भी नहीं प्राप्त था। वो एक प्रकार से बोल सकते हैं आप कि जब मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो राज्य आते थे, मतलब प्रांत चक्र जिनको बोला था, उसके अंतर्गत जो गवर्नर वगैरह होते थे, उनसे परमिशन लेके लोगों द्वारा, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा खुले आकाश के नीचे, इस समय मंदिर का विकास नहीं हुआ था, ध्यान रखना कि मंदिर का विकास इस समय नहीं हुआ था, तो खुले आकाश के नीचे क्या
मूर्तियों का स्थापना करते थे इस समय लोग, राइट। तो आता है लोक कला, ठीक है। लोक कला, लोक कला क्या है, इसके अंदर हम लोग कुछ अगर चीज देखें, जैसे आपका लोक कला को लोकाश्रयी कला भी बोला जाता है। लोकाश्रयी परंपरा मतलब लोक के द्वारा, लोकाश्रयी परंपरा, जो लोगों के द्वारा आश्रय जिनको मिलता था, ऐसी परंपराओं को, ऐसी कलाओं को लोकाश्रयी परंपरा कहा जाता था, राइट। और क्या है, इनको राज्य से कोई संरक्षण नहीं मिलता था, राज्य संरक्षण नहीं था, राइट। और क्या हो जाएगा इसमें, जैसे आपका कुछ इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे दीदारगंज, दीदारगंज की यक्ष मूर्ति, राइट। दीदारगंज की जो यक्ष मूर्ति है, एक तरह से इसको क्या माना जाता है, विश्व प्रसिद्ध मूर्ति, विश्व की प्रसिद्ध इसको मूर्ति बोला जाता है, यक्ष की मूर्ति को। और चामरधारणी यक्ष मूर्ति इसको बोलते हैं, चामरधारणी, दीदारगंज की चामरधारणी यक्ष मूर्ति बोला जाता है। एक मथुरा से प्राप्त हुई है, मथुरा मतलब परखम, मथुरा के अंतर्गत परखम से यक्ष मूर्ति मिली है। हालांकि इनको पूर्ण रूप से नहीं पाया गया है, ये कहीं ना कहीं भग्न अवस्था में पाया गया है, इनको पूर्ण रूप से इनकी यक्ष की मूर्तियां नहीं पाई गई हैं। और जैसे बेसनगर से यक्ष मूर्ति मिली है, जो यक्ष था एक प्रकार से इसको अगर देखें तो ये एक प्रकार से राक्षसी जाति का रूप था यक्ष, लेकिन ये क्या करता था, मानवों की रक्षा करता था, इसलिए लोग क्या करते थे, इनकी पूजा बोल सकते हो, इन पर आस्था रखते थे, पूजा नहीं लेकिन आस्था रखते थे यक्ष पर, ठीक है। तो ये सब हो गया लोक कला, मतलब ये हो गया कंप्लीट, आपका हो गया यहाँ से लोक जो मौर्यकालीन कला है वो कंप्लीट हो गई। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षा, भाषा, साहित्य का विकास कैसे हुआ इस समय। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और थैंक यू।